हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। सीटेट में सीडीपी के प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका हम अपने क्लास में डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम 2023 के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आज की क्लास में हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी लेव वाइगोस्की जो है वो क्या कहते हैं कि बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता यानी बच्चे में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, बच्चे में अगर हमको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना है तो इसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत दिया है, सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत को लेव वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा जो समाज में अंतःक्रिया द्वारा अच्छे से सीखता है, ये सामाजिक अंतःक्रिया पर सबसे ज़्यादा बल देने वाले हैं। तो इनके अनुसार हम देखते हैं कौन सा सही होगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी ऐसा पाठ्यक्रम जो स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी केवल एक ही प्रकार का है। मूर्त पुरस्कार, क्या पुरस्कार देके बच्चे में हम संकल्पनात्मक योग्यताओं को डेवलप कर सकते हैं। सहकर्मी सहयोग और सामाजिक अलगाव, तो सामाजिक अलगाव तो नहीं होगा क्योंकि ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर बल देते हैं, यानी समाज में अंतःक्रिया पर बल देते हैं। मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी एक जैसा पाठ्यक्रम, ये भी हमारा सही नहीं होगा। मूर्त पुरस्कार, पुरस्कार पर भी ये नहीं देते हैं। ये सहकर्मी सहयोग पर ये सबसे ज़्यादा बल देते हैं, यानी जो बच्चा है वो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सबसे अच्छे से सीख सकता है और उसमें संकल्पनात्मक योग्यता का विकास अच्छे से हो सकता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सहकर्मी सहयोग। सहकर्मी सहयोग इसे हम एक तरह से कह सकते हैं सहपाठी अधिगम, सहपाठी अधिगम भी हम इसे कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। अपर्णा 4 वर्ष की है और ये कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसके शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। यानी कि अगर बटन अगर शर्ट को बंद कर रहा है तो उसे लगता है कि ये क्या है, जिंदा है यानी जीवित है। जिन पियाजे के अनुसार उसके सोच की विशेषता है। जिन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण बताए हैं, इन्होंने इसके 4 चरण बताए हैं। तो हमें बताना है कि किस चरण में ऐसा लगता है कि जो निर्जीव है वो भी जीवित है। यानी बच्चे को ऐसा लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स भी है उसमें भी जीव है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जीववाद, जिसमें बच्चे को जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें भी उसको वो जिंदा नजर आता है, यानी उसको बच्चा सजीव मानता है। तो ये जो होता है ये 2 से 7 वर्ष के उम्र में और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यानी जीववाद पर बल देता है, निर्जीव और सजीव में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए उसे लगता है कि जो बटन है वो जिंदा है क्योंकि वो हमारे शर्ट को बांधे रखता है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा जीववादी चिंतन। इसे हम कहते हैं जीववादी चिंतन, जिसमें बच्चा लिविंग और नॉन लिविंग सजीव निर्जीव में फर्क करने में असमर्थ होता है। तो हमारा यहाँ जीववादी चिंतन उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक जिसे हम इनर स्पीच भी कहते हैं, और इसे हम प्राइवेट टॉक भी कहते हैं। जो इनर स्पीच है, प्राइवेट टॉक है, ये लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार है। तो इसमें हमें देखना है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यानी जो इनर स्पीच है यानी आंतरिक वाक है, बच्चा अपनी सोच को इनर स्पीच से यानी आंतरिक वाक से अपनी सोच को नियंत्रित करता है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। विकासात्मक विकास का देरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, यानी बच्चा खुद से बात करता है। आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, बच्चा खुद से बात करता है, क्या सही है क्या गलत है, वो अपने मन में हमेशा बातें करता रहता है और अपने सोच को नियंत्रित करता है, यानी खुद से बातें करता है और अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा एक विकल्प
बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। और ये यहाँ पे है ये आंतरिक वाक्, जिसे हम इनर स्पीच भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हार्वर्ड गार्डेनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, यानी हार्वर्ड गार्डेनर जो है एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। हार्वर्ड गार्डेनर जिन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें से हमारा हमको बताना है कि एक दर्शन शास्त्री, यानी जो दर्शन शास्त्री है उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होगी, और एक जो मूर्तिकार है उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होगी। तो जो दर्शन शास्त्री हैं उनके पास क्या होगा, अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक जो दर्शन शास्त्री जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। और जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार को जिसको दिशाओं का सारे संरचनाओं का ज्ञान होता है, वो उसमें आता है दिक् स्थान में। जब हम हार्वर्ड गार्डेनर को पढ़ेंगे तो 8 प्रकार की बुद्धि है, उसको जब पढ़ेंगे तो इस प्रश्नों को हम आसानी से, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दर्शन शास्त्री है उनके पास अंतःवैयक्तिक प्रकार की बुद्धि होती है, और जो मूर्तिकार हैं उनके पास दिक् स्थान यानी दिशाओं के इन सब सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। यानी विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, यानी बच्चा अगर विफल होता है तो आंतरिक आरोपण करता है, यानी खुद को जिम्मेदार मानता है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ये वाह्य आरोपण है, यानी वाह्य बच्चा किसी दूसरे पर थोपने का प्रयास कर रहा है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आते हैं। यहाँ पर भी बच्चा शिक्षक को जिम्मेदार मान रहा है। हमें आंतरिक आरोपण ढूंढना है जिसमें बच्चा आंतरिक यानी खुद को जिम्मेदार मानता है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। इसका मतलब बच्चा जब परीक्षा में फेल हुआ तो वो यहाँ पर अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है। तो हमारा यहाँ विकल्प ये सही हो जाएगा। शिक्षक के पक्षपाती होने पर, यानी बच्चा इन शिक्षक को पक्षपाती मानता है, यहाँ पर भी वो शिक्षक को ही जिम्मेदार मानता है। तो ये सारे वाह्य आरोपण हैं, ये सारे वाह्य आरोपण हैं। लेकिन जो विकल्प हमारा 3 है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यहाँ बच्चा अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है, यानी वो आंतरिक आरोपण को बढ़ावा दे रहा है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों का अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। निम्न में से हमें ऐसे उदाहरण ढूंढना है, ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों का अपनी सोच पर, यानी विद्यार्थी जो है अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। क्रिया की परिभाषा क्या है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो हमें ऐसा प्रश्न ढूंढना है जिसमें विद्यार्थी का अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है, यानी वो प्रश्न का उत्तर देते समय अच्छे से विचार कर सके, यानी उस पर गहन अध्ययन कर सके, यानी केवल याद किया हुआ या रोट लर्निंग किया हुआ यहाँ पर बातों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। ऐसा प्रश्न हमको ढूंढना है जिसमें बच्चा क्या करे, अच्छे से विचार करे, तर्क करे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या, संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, ये बच्चा ढूंढ लेगा, ये हमें मिल जाएगा, रोट लर्निंग में आ जाएगा। क्रिया की परिभाषा क्या है, इसमें भी तर्क करने, विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी बच्चा क्या करेगा, इसमें भी ज़्यादा कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, यानी जब कक्षा की शुरुआत हुई तो उसमें बच्चे की जो समझ है वो कैसे बदली है, इस पे बच्चा क्या करेगा, इस पे बच्चा तर्क करेगा, विचार करेगा। तो इसका उत्तर देने के लिए बच्चे को विचार या तर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा अगला प्रश्न है, असर्शन रीजन यानी अभिकथन और कारण से संबंधित है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, बच्चे जो हैं किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो हमें यहाँ बताना है, बहुत कम उम्र में
यानी बहुत कम उम्र में दुनिया भर के अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में और जो लड़के हैं वो कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जेंडर रूढ़िवादिता की। तो हमारा अभिकथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ के लड़के और लड़कियों को विशेष तौर पर एक अलग कैटेगरी के रूप में डिवाइड किया जा रहा है। तो जो जहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता होगी वो नकारात्मक उत्तर में आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये विकल्प एक गलत हो जाएगा। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। क्या किसी विशेष संस्कृति में जो बच्चा है, लड़कों के लिए हमें क्या करना है और लड़कियों के लिए हमें क्या करना है, हमें कारण में भी क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता ही नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन और कारण दोनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और आर हमारे दोनों गलत है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार, इसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, जिसे हम MKO भी कहते हैं। ये हमारा वाइगोस्की का विचार है, MKO, जिसे हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। इसमें शिक्षक हो या फिर साथी अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अगर बच्चा या फिर कोई शिक्षक है वो अपने से अधिक जानकार के साथ रहता है तो उसे हर चीज़ में मदद मिलेगी, उसके कौशल को विकास करने में। शिक्षार्थी या उसका कौशल है, अगर शिक्षक है तो उसके कौशल में, उसके टीचिंग जो मेथड्स हैं सभी में उसको क्या करेगा, वो डेवलप करेगा। और इसका कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। यानी सामाजिक संपर्क में जो बालक है वो सामाजिक संपर्क में अच्छे से उसका विकास होता है। तो जो सामाजिक संपर्क है वो विकास का एक प्रमुख घटक है, बच्चे का इसमें अच्छे से विकास हो सकता है। तो यहाँ हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। तो हमारा यहाँ विकल्प उत्तर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोस्की के अनुसार। यहाँ पर हम देखते हैं लेव वाइगोस्की, जो लेव वाइगोस्की हैं, जीन पियाजे हैं, इन सबसे काफ़ी मतलब ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। इनका भाषा और विचार वाला जो सिद्धांत है, भाषा और विचार, जिसमें ये विचार को पहले मानते हैं और उसके बाद ये भाषा को मानते हैं। यानी बच्चे में विचार पहले आता है, सॉरी नहीं, ये पहले भाषा को मानते हैं। यानी बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, इसके बाद विचार, यानी विचार का आगमन होता है बच्चे में। तो भाषा को ये पहले मानते हैं। तो इनका कहना है क्या कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। यानी बच्चे में जब भाषा डेवलप होगा तो उसके संज्ञान में भी विकास होता है। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। जो सामाजिक कारक है, तो जो सामाजिक कारक है वो भाषा विकास को भी प्रभावित करते हैं और संज्ञानात्मक विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक कारक है केवल भाषा को प्रभावित करेगा और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर उत्तर 2 गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, तो संज्ञानात्मक विकास नहीं, भाषा जो है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। हमारा उत्तर ये भी गलत हो जाएगा। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। वाइगोस्की का ये विचार तो है कि भाषा और जो विचार हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, लेकिन आगे चलकर फिर ये इंटीग्रेटेड यानी आपस में मिल जाते हैं। तो हमारा विकल्प किया क्या, 4 भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पे एक बचा, विकल्प 1 सही होगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्योंकि जो वाइगोस्की हैं वो भाषा पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, सामाजिक संरचना पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के अनुसार
किस स्तर पर बच्चे आम तौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। यानी कि बच्चे कब मानते हैं, यानी किस स्तर पर। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर में इन्होंने नैतिक विकास के 6 चरणों को बताया है। तो हमें बताना है कि बच्चा किस स्तर पर समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहता है और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहता है। तो हमारा जो इसमें है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर। तो इसमें बच्चा किसमें सामाजिक जो संबंध है उस पर खरा उतरने का प्रयास करता है। इनके जो 3 स्तर हैं वो पूर्व पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर है। इसमें हमारा जो दूसरा स्तर है पारंपरिक स्तर, इसमें जो बच्चा है वो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, यानी जो बच्चा है वो समाज में यानी लोगों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता है, यानी समाज में लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करता है। तो जो दूसरा चरण है हमारा क्या, पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर में बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का प्रयास करता है। तो यहाँ हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है। यानी बच्चे को समस्या समाधान कौशल, यानी बच्चा समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना है, यानी आप किस प्रकार से बच्चे में समस्या के समाधान कौशल में बढ़ावा दे सकते हैं, यानी बच्चा समस्या का जो समाधान है वो काफ़ी अच्छे से कर सके। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। हम हतोत्साहित नहीं करेंगे बच्चे को, तो हतोत्साहित करना है तो इसको हम बाहर करेंगे। कठिन समस्याओं से बचना, कठिन समस्याओं से बच्चा है तो समस्या का समाधान कैसे कर पाएगा। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, यानी कोई समस्या है बच्चे को सीधे हम ले जाके समस्या का समाधान दे दें, तब भी क्या होगा, समस्या समाधान कौशल उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। तो उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान, यानी बच्चा खुद से बुद्धि मंथन करे यानी तर्क विचार करे, और सहज अनुमान लगाने यानी बच्चा खुद से अनुमान लगाए और खुद से तर्क करे, तब बच्चे में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा मिलेगा। तो उत्तर हमारा यहाँ विकल्प 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुभवात्मक अधिगम। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना। तो अधिगम हम जानते हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि एक उत्पाद है। तो ये विकल्प हमारा गलत होगा। बच्चों के अधिगम पर शिक्षक का नियंत्रण, नहीं, यहाँ पर चाइल्ड सेंटर की बात नहीं हो रही है। हमेशा जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर यानी बालक को ध्यान पर रखना है, यहाँ शिक्षक का नियंत्रण है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, सीखने में पुनर्बलन यानी बच्चे को हमेशा पुनर्बलन हम देंगे सीखने के लिए, तो उसके अनुभव, तो उसका जो अधिगम होगा वो अनुभवात्मक नहीं होगा, उसके अनुभव पर नहीं होगा, वो पुनर्बलन यानी बाहरी जो प्रेरणा है उस पर ही हमेशा निर्भर करेगा। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन यानी कि बच्चा आलोचनात्मक रूप से प्रतिबिंबन यानी अपने खुद के विचारों पर सोचे, अपने विचारों को वो तर्क से समझे, उसका प्रतिबिंबन करे यानी खुद से समझे, तब उस बच्चे में क्या हुआ, वो अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। तो ये बच्चा जब आलोचनात्मक प्रतिबिंबन आलोचनात्मक चिंतन करेगा तो बच्चे में अनुभवात्मक अधिगम क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, अभिकथन और कारण से संबंधित है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, यानी जो शिक्षक है वो वातावरण ऐसा क्लास का बनाए जिसमें बच्चे की सक्रिय भागीदारी हो। तो यहाँ पर अभिकथन हमारा सही होगा। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, यानी यहाँ पर जो रचनावादी होते हैं, संरचनावादी होते हैं, वो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, उन्हें बाह्य प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर विकल्प आर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आर ए भी सही है और यहाँ पे आर भी सही है, और ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि जब बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो उसकी जो भागीदारी भी होगी वो क्या होगी, सक्रिय रूप से होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या करता है, तो विकल्प हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती, यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती, यानी अधिगम में ये योगदान नहीं देती। गैर प्रासंगिकरण, संगठन, संगठन में बच्चा किसी चीज़ को सीखकर उसको संगठित करता है। वर्गीकरण, बच्चे में क्लासिफिकेशन की जो योग्यता है वो विकसित होती है। वैचारिकता, यानी बच्चा विचार करता है, तर्क करता है। तो यहाँ पे संगठन, उस संगठन क्या कर हमें देना है कि नहीं देती है। तो संगठन बच्चे को अधिगम में मदद करता है, वर्गीकरण भी करता है, वैचारिकता भी करता है। लेकिन जो गैर प्रासंगिकरण है, गैर प्रासंगिकरण का मतलब है यानी जो प्रसंग है उससे हटकर बच्चे को बताना, यानी जो टॉपिक है उससे हटकर बच्चे को बताना क्या करेगा, बच्चे के अधिगम में योगदान नहीं देगा। तो गैर प्रासंगिकरण बच्चे के अधिगम प्रक्रिया में योगदान नहीं देता है। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है। अभी हम लोग पढ़े कि जो गति कौशल है, एक तो फाइन मोटर होता है, फाइन मोटर यानी सूक्ष्म, जिसे हम सूक्ष्म कहते हैं, और दूसरा ग्रॉस मोटर स्किल होता है। दूसरा जो है ग्रॉस मोटर स्किल होता है, जिसे हम स्थूल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थूल। तो हमें स्थूल गतिक कौशल को ढूंढना है। स्थूल गतिक कौशल वहाँ पे होता है जहाँ पर हमें बड़े मांसपेशियों का मदद लेना पड़ता है काम करने के लिए। एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, यानी आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, यहाँ पर हमें फाइन मोटर स्किल की जरूरत पड़ेगी। बुनाई करना, यहाँ पर भी हमें फाइन मोटर यानी सूक्ष्म गतिक कौशल की आवश्यकता होगी। एक का तैरना, तैरना क्या है, तैरने में हम अपने हाथों और पैरों, हम अपने हाथ और पैर यानी पूरे 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 हाथ और पूरे पूरे पैर का प्रयोग करते हैं। तो ये स्थूल गति कौशल होगा। ये क्या होगा, स्थूल गति कौशल होगा, जिसमें हम ग्रॉस मोटर भी कहते हैं, जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल भी कहते हैं। एक कागज को वृत्त रूप के अनुसार काटना, आयत को भी काटना, ये भी हमारा क्या है, फाइन मोटर स्किल के अंदर आ जाएगा। तो जो स्थूल गतिक कौशल है वो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तैरना। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। जो भौतिक वृद्धि है ये विकास के किसके सिद्धांतों को पालन करते हैं। तो जो विकास है, विकास दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, और दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है जिसमें पास से दूर, पास से दूर, नियर टू फार, पास से दूर होता है। और सिफेलोकॉर्डल में होता है शीर्ष से पैर की तरफ। इसमें जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो हमें ढूंढना है यहाँ पे जो है एक तो है यहाँ पे, इसमें हम इसी को ढूंढेंगे जो पास से दूर हो, और एक अवरोही यानी शीर्षगामी, यानी जिसे हम समीप से दूर, यानी समीप सिर से पैर की तरफ होता है। तो विभेदीकरण सरल से जटिल है, एकीकरण सरल से जटिल है। शीर्षगामी, शीर्षगामी यानी अवरोही, शीर्षगामी सिफेलोकॉर्डल जिसे हम कहते हैं क्या, सिर से पैर की तरफ। और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी, समीपस्थ यानी अंदर से बाहर की ओर, यानी पास से दूर की तरफ होता है। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ये विकल्प 3 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। विकास दो है, एक तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो पास से दूर यानी अंदर से बाहर की तरफ होता है, और दूसरा सिफेलोकॉर्डल जो हमारा सिर से पैर की तरफ विकास होता है। तो इसमें दो प्रकार के हैं यहाँ पर, शीर्षगामी जिसे हम अवरोही कहते हैं, और समीपस्थ जिसे आंतरिक से बाहर यानी अंदर से बाहर यानी पास से दूर की तरफ होता है। अगला प्रश्न हमारा होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, इस प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो कैसी होती है। तो जो शैशवावस्था होता है इसमें वृद्धि काफ़ी तीव्र गति से होती है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था जाते जाते जो वृद्धि होती है वो थोड़ी धीरे हो जाती है। और सोच जो बाल्यावस्था है यानी बालक, इसमें आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित यानी बालक केवल अपने बारे में ही सोचता है, वो और लोगों के बारे में नहीं सोचता। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है ये क्या होगा, कुछ स्थिर स्थिर है। इसमें क्या होगा, वृद्धि स्थिर है, और सोच आत्म केंद्रित होता है। जबकि बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी, अभी तो क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास तो होता है तेजी से, वृद्धि तेजी से होता है, विकास नहीं, वृद्धि तेजी से होता है, लेकिन कुछ स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है और उसमें परिपक्वता आती है। बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है,
इसमें बाल्यावस्था में वृद्धि होती है लेकिन धीमी हो जाती है और सोच तार्किक हो जाता है। बच्चे का जो सोच है थोड़ा तार्किक हो जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर यानी स्थिर है और कुछ हद तक आत्म केंद्रित होता है। बाल्यावस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो धीमी और सोच थोड़ी तार्किक हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हमें बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये सभी जो विशेषताएं हैं उसको हमको पढ़ना जरूरी होगा। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पे हमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र 2 से 7 वर्ष होता है। चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बच्चा केवल एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है, एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी वो विपरीत नहीं सोच पाता है। अगर बच्चा आगे चला गया तो उसको हम रिवर्स कैसे लाएंगे, वो अभी बच्चे का दिमाग उतना डेवलप नहीं होता है। तो बच्चा केवल एक ही बात पर ध्यान केंद्रित करता है और अलग बातों को सोचने में असमर्थ होता है। तो ये किस प्रकार की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, यानी हम इसे क्या कहते हैं? परगमन, कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रियन और विकेंद्रियन। तो यहाँ पर केंद्रियन यानी केंद्रीकरण, केंद्रियन मीन्स बच्चा केंद्रित होता है, केवल एक ही बात को फोकस करता है, एक ही बात को समझता है। विकेंद्रीकरण का मतलब यहाँ विभिन्न प्रकार की बातों को सोचना। तो बच्चा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें विभिन्न प्रकार की बातों को सोचने में असमर्थ होता है और वो केवल केंद्रियन यानी कि एक ही बात पर फोकस करता रहता है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा केंद्रियन। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन 3 प्रकार के होते हैं। अधिगम के दौरान, एक जिसे हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं, एक अधिगम का आकलन होता है और एक अधिगम के रूप में आकलन होता है। तो हमें बात करना है अधिगम के लिए आकलन, जिसे हम रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। और जो रचनात्मक आकलन होता है ये कक्षा के दौरान किया जाता है। ये जो होता है कक्षा के दौरान, रचनात्मक आकलन कक्षा के दौरान ही किया जाता है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी रचनात्मक जो आकलन है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना करना, सीधे हमें मिल गई एक मानक या तय पैमाने से करना। तो रचनात्मक आकलन में हम विद्यार्थी की तुलना नहीं करते। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत करना, इसका मतलब हम बच्चे को एक तरह से बहिष्कृत कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर 2 भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड प्रदान करना, ये तो योगात्मक मूल्यांकन में होता है। ये जो होता है ये योगात्मक मूल्यांकन में होता है, जो वर्ष के यानी जो उनकी कक्षा है वो अंत में होता है, जिसके बच्चा का मूल्यांकन करते हैं और बच्चे को मार्क्स प्रदान कर देते हैं। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ये विकल्प हमारा 4 क्या होगा? सही होगा। जो रचनात्मक आकलन है वो जो शिक्षक है वो बच्चे का रचनात्मक आकलन करता है, उसे फीडबैक देता है और उसके अधिगम में सुधार के लिए होता है। यानी जो कक्षा के दौरान आकलन किया जाता है वो बच्चे में सुधार के लिए ही होता है, जिसे हम अधिगम के लिए आकलन या फिर रचनात्मक आकलन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प 4 उत्तर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस आयु के बच्चे शब्दों, यहाँ पर शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो। यानी ऐसा हमको उम्र बताना है जिसमें बच्चे शब्दों का खेल में शामिल हो, यानी बच्चे शब्द को समझ सकें, चुटकुलों को समझ सकें और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं। यानी बच्चा कब चुटकुला को, शब्दों को, पहेलियों को समझ सकेगा? किस वर्ष के बच्चे हैं? तो 7 वर्ष का बच्चा, 12 वर्ष का बच्चा, 1 वर्ष और 3 वर्ष, 1 वर्ष और 3 वर्ष के बच्चा जो है वो शब्दों को तो समझ सकता है लेकिन चुटकुलों और पहेलियों को नहीं समझ सकता। 7 वर्ष का बच्चा ये शब्दों को,
चुटकुलों को और पहेलियों को सभी को पसंद कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 7, 7 वर्ष, यानी विकल्प 1 सही हो जाएगा। जो 7 वर्ष का बच्चा है वो शब्दों, चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करता है और अच्छे से भली भांति उसको समझ सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कैरल गिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। जो कैरल गिलियन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना की है, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना यहाँ पे किसने किया है? कैरल गिलियन ने किया है। तो किस आधार पर उन्होंने किया है? केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर। तो यहाँ पे जो कैरल गिलियन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की जो आलोचना की है वो नारीवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया है। क्योंकि जो कोहलबर्ग है, इन्होंने जब अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को बनाया तो इसमें नारी यानी स्त्रियों के महत्व को इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। जो स्त्रियों से संबंधित बातें हैं इन्होंने अपने सिद्धांत में इसकी अवहेलना की है। अपने सिद्धांत में इसने क्या किया है? इसकी अवहेलना की है। ऐसे कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना मुख्य रूप से इसी रूप में की जाती है कि इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी शैशवावस्था में जो समाजीकरण होता है बालक का कैसे होता है? शैशवावस्था में जो समाजीकरण है प्राथमिक संस्था, यानी शैशवावस्था में बालक अपने प्राथमिक संस्था जो परिवार में रहता है, परिवार को हम प्राथमिक संस्था कहते हैं। तो शैशवावस्था में जो समाजीकरण होता है वो प्राथमिक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो समाजीकरण है, यानी जब बाल्यावस्था में आता है तो बच्चा धीरे धीरे बाहर भी निकलना शुरू कर देता है, यानी पास पड़ोस अगल बगल जो भाई मित्र होते हैं उसे हम कहते हैं माध्यमिक अवस्था, उसे हम माध्यमिक कहते हैं। तो शैशवावस्था में जो प्राथमिक संस्था है और जो यहाँ पर बात करें प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात की जा रही है यहाँ पे, तो माध्यमिक जो संस्थाएं हैं ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। डिस्ग्राफिया हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं। डिस्ग्राफिया जिसे हम पठन वैकल्य या फिर पठन विकार भी कहते हैं। इसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा उल्टा पढ़ता है, बच्चे को जो लिखा हुआ है उसे उल्टा दिखता है या फिर वो उल्टा पढ़ता है, उसको सीधा नहीं पढ़ पाता है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। एक भाषण विकार है, भाषण विकार तो नहीं होगा, बच्चा यहाँ भाषण नहीं देता है। एक गतियुक्त विकार है, गति से संबंधित यहाँ पे विकार नहीं है। यहाँ पे एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक विकार नहीं, तो डिस्ग्राफिया एक मनोवैज्ञानिक विकार भी नहीं है। जो डिस्ग्राफिया है एक तंत्रिकी विकार है। इसमें बच्चा जो अक्षर है, जो आकार है, उसको बनाने में, उसको पढ़ने में, दोनों में इसको कठिनाई होती है, जिसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। बच्चा सही से पढ़ भी नहीं पाता और सही से लिखना तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है, अक्षर और आकारों को बनाने में से कठिनाई होती है, यानी वो उल्टा बनाता है, उसे सही नहीं बना पाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर विकल्प हमारा 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभावान बच्चे जिसे हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। कुछ हमें इंग्लिश वर्ड भी जानना चाहिए, इंग्लिश वर्ड भी हमें कुछ जानकारी होना चाहिए। गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यानी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उसमें कौन सा उपागम असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, यानी पाठचर्या में उसको किस प्रकार से शामिल किया जाता है जो प्रतिभावान बच्चों को तेजी से पढ़ने में, तेजी से सीखने में मदद करता है। वो है विसर्जन, विभेदित निर्देशन, संवर्धन और त्वरण। तो यहाँ पर त्वरण, यह गतिवर्धन है ये। तो जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, प्रतिभावान बच्चों को संवर्धित कक्षा में पढ़ाया जाता है। संवर्धित कक्षा से हमारा तात्पर्य है वहाँ पर जो पाठचर्या होगा वो संवर्धन यानी इनरिच होगा, यानी उस बच्चे के अकॉर्डिंग, यानी थोड़ा हाईली डेवलप होगा, जिसमें बच्चा आसानी से अच्छे से सीख सकता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा संवर्धन।
यानी संवर्धन जो कक्षाएं होती हैं, यानी इनरिच जो क्लास होता है, इनरिच जो करिकुलम होता है, वो प्रतिभावान बच्चों को पढ़ने में मदद करता है और उनकी पाठचर्या असामान्य रूप से उनको तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे भी बढ़ाता है। तो हमारा यहाँ विकल्प हो जाएगा कौन सा, संवर्धन। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर का, निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। यानी जो स्वालीनता, बच्चा जो इसमें स्वालीन रहता है, जो एक स्वालीनता भी क्या है, एक तंत्रिकी विकार है, तंत्रिकी विकार है। इसमें बच्चा खुद में ही खोया रहता है, वो एक ही बातों को रिपीट करता है, दोहराता है, यानी वो अन्य बातों को समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे स्वालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। संवाद कौशल का उच्च स्तर, संवाद कौशल का उच्च स्तर नहीं, संवाद स्तर का उच्च स्तर अच्छे विद्यार्थियों में होगा या फिर जो प्रतिभाशाली होंगे उनमें होगा। कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, कल्पना और तथ्य को अलग कर पाएगा नहीं। जो स्वालीनता वाले बच्चे हैं वो कमजोर होते हैं, एक तरह से मंद बुद्धि होते हैं, उनमें कोई किसी प्रकार का कौशल नहीं विकसित हो पाता है। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, क्या उनमें अच्छे सामाजिक और भावनात्मक विचार होते हैं, यानी परस्पर भावनाएं होती हैं, ये भी हमारा नहीं सही होगा। बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, जो स्वालीनता वाला बच्चा है वो एक ही प्रकार यानी बार बार किसी काम को बार बार दोहराएगा और आवर्ती व्यवहार, उसी व्यवहार को बार बार रिपीट करता है। ये क्या करता है, ये व्यवहार को रिपीट करता है, यानी तब हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि जो स्वालीनता वाले विद्यार्थी हैं वो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करता है। यहाँ पर उत्तर हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहा है, यानी ऐसा शिक्षक जो समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, उन्हें चाहिए कि, तो समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा यानी समावेशी शिक्षा से भी हमारे प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। समावेशी शिक्षा हो गया, कोहलबर्ग हो गए, जीन पियाजे हो गए, इन सब से प्रश्न हमारा आता है। तो समावेशी कक्षा की दिशा में क्या है, पाठ्यचर्या के अनुकूल करे, यानी उन्हें चाहिए कि जो कक्षा है वो पाठ्यचर्या के अनुकूल करे, विविध दृष्टिकोण को शामिल करे, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करे, विविधता को एक भाषा के रूप में देखे, विविधता को क्या है, एक भाषा के रूप में देखे। तो यहाँ पर समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी शिक्षक क्या करेगा, पाठचर्या के अनुकूल, यानी पाठचर्या के अनुकूल काम करेगा नहीं, यहाँ पर बालक के अनुकूल हमें काम करना है, पाठचर्या के अनुकूल नहीं काम करना है। विविध दृष्टिकोण को शामिल करे, ये भी सही है, वो विविध दृष्टिकोण को यहाँ पे शामिल कर सकता है। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करे, यहाँ पर मैं शिक्षक की बात कर रहे हैं, जो शिक्षक क्या करेगा, तो शिक्षक क्या करेगा, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करे, यानी जो समावेशी कक्षा है यहाँ पर सभी बालकों को ध्यान देना है। तो ऐसा तो नहीं कि शिक्षक जो ऐसा कोई काम कर रहा है जो समावेशी कक्षा के प्रतिकूल हो, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसकी भी खुद से जांच कर लेनी चाहिए कि हम ऐसा काम न करें जो हमारे समावेशी कक्षा के क्या हो, प्रतिकूल हो, यानी समावेशी कक्षा के अनुकूल न हो। तो शिक्षक को अपने पूर्वाग्रह यानी अपने विचारों का भी क्या करना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न होगा हमारा, विद्यार्थियों को सीखने की शैलियों में विविधता, विद्यार्थियों की सीखने की शैली में जो विविधता है, देखते हैं क्या इसमें विविधता जो है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखना चाहिए। जो विविधता है वो बाधा और अवरोध नहीं करता, विविधता क्या है, विविधता एक उत्सव है, उसे कक्षा में और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये बाधा और अवरोध का काम नहीं करता। विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, कि उपेक्षा की जानी चाहिए, क्लास में विविधता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, विविधता को हमें ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। विविधता मतलब है हमारा विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी, उनके अनुसार यानी बालक के अनुसार हमें काम करना है। विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं रखना चाहिए, ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे, जो विविध प्रकार के बच्चे हैं उनका अच्छे से अधिगम यानी लर्निंग नहीं हो पाएगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा कि विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, यानी जो कक्षा है उसमें विविधता यानी डिफ्रेंसिएशन को महत्व यानी वैल्यू देना चाहिए। मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी जो मानव विविधता है उसको एक प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी विविधता से क्या होगा, यानी बच्चा अच्छे से सीखेगा,
विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे होंगे, वो अपने विचार को, तर्क को आपस में आदान प्रदान करके अच्छे से अधिगम लर्निंग कर सकते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अभिकथन और कारण से संबंधित है। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन, जो शिक्षार्थी है उसमें समालोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए क्या करना है, शिक्षक को विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। अभिकथन हमारा यहाँ पे सही है। अगर जब विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न दृष्टिकोण से अगर शिक्षार्थी क्या होगा, अवगत होगा, तो उसमें समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। समालोचनात्मक चिंतन का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। जब विभिन्न प्रकार के मतभेद यानी विभिन्न प्रकार के विचार बातचीत में संलग्न होंगे तो बच्चे में समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से जो सोचने की क्षमता होगी वो विकसित होगी। तो यहाँ पे हमारा कारण आर सही है और इस बात की क्या कर रहा है, ये समर्थन भी कर रहा है, यानी इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए आर दोनों सही है, आर की ए सही व्याख्या करता है। तो विकल्प हमारा यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर का, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। अधिगम यानी बच्चा लर्निंग करता है तो उसका मुख्य लक्ष्य, प्राथमिक लक्ष्य क्या हो जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन का विकास, तथ्यों को रटना रोट लर्निंग हमारे ऑप्शन से बाहर, यंत्रवत याद करना ये भी हमारे ऑप्शन से बाहर, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, केवल हमारा जो अधिगम है यानी सीखना है, केवल प्रतिस्पर्धा ही हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो 3 विकल्प हमारे बाहर हो गए जो पूरी तरह से नकारात्मक है। समालोचनात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ भी है, बच्चा जो है क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग करे यानी तर्क करे, विचार करे, उसका प्राथमिक लक्ष्य यही होना चाहिए कि बच्चा अगर किसी विषय को सीखता है तो अच्छे से उस पर क्या करे, विचार कर सके, चिंतन कर सके। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा, यानी बच्चा सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखेगा। तर्क संगत से अनुभव जन्य की ओर बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। तो बच्चा सबसे जो प्रभावी ढंग से कब सीखता है, यहाँ पर लिखा है तर्क संगत से अनुभव जन्य, नहीं ये विपरीत दिया गया है। यहाँ अनुभव, पहले बच्चे को हम अनुभव कराएंगे, जब बच्चे को पहले अनुभव कराएंगे तब बच्चा क्या करेगा, तर्क करेगा। ऐसा नहीं कि पहले बच्चा तर्क करेगा उसके बाद उसको अनुभव होगा। तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। सामान्य से विशिष्ट, जो अधिगम है वो सामान्य से विशिष्ट, सरल से कठिन होना चाहिए। अमूर्त से मूर्त नहीं, जो अधिगम होता है वो मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, यानी बच्चे को मूर्त से अमूर्त की तरफ बातें बताई जानी चाहिए। जटिल से सरल, जटिल से सरल भी नहीं, अधिगम जो होता है वो सरल से जटिल की तरफ होता है। तो यहाँ पे हमारा बताना है कि सबसे प्रभावी ढंग से जो शिक्षण होगा वो किस में होगा, तो होगा हमारा सामान्य से विशिष्ट, और बाकी सारे विकल्प जो हैं वो उल्टे हैं। अगर इसको हम सीधा कर दें तो ये भी क्या करेंगे, ये भी सारे अधिगम में बच्चे को मदद करते हैं। तो यहाँ हमारा 30 प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम अभी आगे और भी जो प्रीवियस ईयर में CDP के प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम अभी और भी अगले क्लास में लाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।